अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी सोसाइटी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। हम पीएमसी पेयर टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 1 का केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व हो चुका है। और इस वीडियो में मैं फ़िज़िक्स का ओवरऑल जो 56 क्वेश्चन है फ़िज़िक्स के, वो इसमें सॉल्व करेंगे। 57 क्वेश्चन जो है वो फ़िज़िक्स का है, जो पोर्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेव नेचर ऑफ हीलियम एटम इज़ सिमिलर टू। हीलियम जो होता है वो अल्फ़ा रेज़ के सिमिलर होता है, ठीक है, क्योंकि हीलियम को हम अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अ स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ये डॉपलर शिफ्ट का टॉपिक है, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ मूव टूवर्ड्स होती है, मतलब किसी चीज़ के करीब जाएगी तो उसमें फिर ब्लू शिफ्ट होगी, और दूर जाएगी अवे जाएगी तो रेड शिफ्ट। तो इसमें अवे है तो ये रेड शिफ्ट होगा, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, बाकी जो है वो सब गलत है। उसके बाद है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 40 to 50% होती है। उसके बाद है अ बॉडी इज़ ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एट ए स्पीड वी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर ओवर आर। तो यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जिसमें वी स्क्वायर ओवर आर लिखा हुआ है। वी के बाद जो सिंबल है वो जो सिंबल होती है वो होती है एक्सपोनेंट की, तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा है, वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। उसके बाद है द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें ऑसिलेशन होती है। उसके बाद है किलो वाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। जो वाट होता है वो पावर का होता है, लेकिन किलो वाट आवर जो होगा वो एनर्जी का हो जाएगा। उसके बाद है द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियर। बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है और छोटा बन रहा है तो उसको फिजन कहते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट वन। उसके बाद है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट हो जाएगा तो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस कैन डू नो वर्क। कोई भी वर्क नहीं कर सकते, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे कोई भी वर्क नहीं होता, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है कि द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है द रेडियस ऑफ द एटम। एटम का जो रेडियस होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ अ स्पेशल केस ऑफ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये जो स्पेशल केस है ये किसका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, ठीक है, सी ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ हाफ। अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ से। लेंथ आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस किस में यूज़ होती है। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस तीनों में यूज़ होती है, एम मीटर में भी, वोल्ट मीटर में भी, और रेजिस्टेंस बॉक्सेस में भी, ठीक है, ये याद कर लें, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी वर्क डन होता है कंप्लीट साइकिल में तो वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है नंबर ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल डिपेंड्स अपॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, और जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ लाइट पे, ठीक है। यानी जो नंबर पूछा जाए तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, और जो स्पीड होती है ना वो डिपेंड करती है एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज़ 50 ओम। अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस 50 ओम है और करंट जो है वो 5 एम्पियर है तो वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी। सो ये ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है V = I × R,
मतलब करंट को हम रेजिस्टेंस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 50 250 हो जाएगा। तो 250 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पैथ इफ पार्टिकल हैज मास m एंड चार्ज q। अगर अब ये जो है ना, इसमें दो जो है आपको फार्मूले मिलाने। एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, ठीक है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एक ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, जो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वलाइज़ कर देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर उसमें से आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सी ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है एम वी ओवर क्यू बी, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद जो है वो है कि एफ इजिकल टू ई वी क्रॉस बी इज़ वैलिड फॉर, ये किसके लिए वैलिड होता है, ये प्रोटॉन के लिए वैलिड होता है, और जब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड हो जाएगा। तो ये चार्ज के हिसाब से होता है, चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव का इस पर चक्कर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स, कोहेरेंट सोर्स होता है यानी सिंगल वेवलेंथ, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज़ डैश टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। अब जितना ये रेडियोएक्टिविटी से निकला हुआ है, जितने शुरू में एटम्स ज़्यादा होंगे तो उतनी डिकेइंग एबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है टू कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ, दो कॉपर की कंडक्टर ले ली जिसकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो और दोनों कॉपर के, तो उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है वो भी सेम होगी। तो अब यहाँ पे चेंज सिर्फ किस चीज़ में आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। अब एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरे से 4 गुना ज़्यादा है, तो जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 40 ओम। तो लार्जर वाले की क्या होगी, अब स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, अब रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो अगर स्मॉलर की 40 ओम्स है तो लार्जर की क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो कितनी टाइम्स कम होगी, क्योंकि वो 4 टाइम्स ज़्यादा है तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 10 ओम, ठीक है। या आप फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं या सिंपल आप थिंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 10 ओम इसका जवाब आएगा, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें 3 पॉइंट्स होती हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और मास वेरिएशन। सो जो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है द हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्विवेलेंट टू, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो क्लिपर सर्किट के थ्रू काम करता है, उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम्स। अब यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है 6600 और इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें एनर्जी पूछी जा रही है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम प्लांक्स कांस्टेंट का जो प्लांक्स ला है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है ई इज इक्वल टू एच और न्यू, और इसमें फिर न्यू क्या होती है, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हमें वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम पुट करेंगे और आपको फार्मूला अभी आप खुद पुट करके इसको कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हाँ, ये भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद इसको कर लेना। 1 किलोवाट हीटर सप्लाइज एनर्जी टू अ लिक्विड ऑफ मास 1 किलोग्राम। अब यहाँ पे मैस दिया हुआ है 1 किलोग्राम और एनर्जी जो दी हुई है, पावर जो दी हुई है, एनर्जी नहीं बल्कि पावर दी हुई है 1 किलोवाट। अब उसके बाद है कि टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो चेंज होता है 80 केल्विन, मतलब टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रहा है वो 80 केल्विन है, और टाइम कितना लग रहा है 400 सेकेंड लग रहा है। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है लिक्विड की, वो है 4 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो पूछा जा रहा है कि एवरेज पावर जो होती है लूज़ होती है वो कितनी है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करके उसमें से आपको हीट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है और उसके फार्मूला में आपको मैस भी दिया हुआ है और उसके अलावा आपको टेम्परेचर चेंज भी दिया हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें से हीट की वैल्यू निकालनी है। जब आपको हीट की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो फिर आपने क्या करना है कि पावर फाइंड करनी है जो कि टाइम दिया हुआ है। आप क्या करोगे, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसकी हीट की जो वैल्यू होगी ना, उससे आप पावर को करोगे डिवाइड, टाइम को करोगे डिवाइड, तो एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी। ये होगी आपकी फाइनल पावर। इनिशियल पावर हमें दी हुई है 1 किलोवाट, तो आप इनिशियल पावर से फाइनल पावर को आप करोगे
सब्ट्रैक्ट, तो आपको जो जवाब आएगा वो आएगा 200, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये फिर आपको जवाब ऐसे मिल जाएगा। यानी अगेन रिपीटिंग, क्या करना है आपको, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करके यहाँ से आपको हीट निकालनी है, हीट की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी एनर्जी की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उसमें से पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एनर्जी की वैल्यू से हम टाइम को करेंगे डिवाइड, तो आपको पावर मिल जाएगी ईजिली, जो पावर का सिंपल फार्मूला होता है। तो ये आपको मिलेगी फाइनल पावर। तो आपको क्या करना है कि जो लार्जर वैल्यू है पावर की, जो इनिशियल लार्जर होगी, ठीक है, क्योंकि लूज़ हो रही है तो उसके बाद कम ही हो जाएगी। तो जो ये पहले दी हुई है फर्स्ट लाइन में 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट से आप जो आपका जवाब आएगा पावर का वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको फिर जो जवाब आएगा वो उसका होगा एवरेज पावर लॉस्ट बाय द लिक्विड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेराडेज लॉ एक्सप्लेन्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंटरेक्ट विथ, ठीक है। फेराडेज लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो है ना वो बताया जाता है कि फेराडे लॉ ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, यू हैव टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है जो हम सीरीज़ में भी कनेक्ट करवा सकते हैं, पैरेलल में भी। अब हमें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, यानी मिनिमम चाहिए। तो कैपेसिटेंस सीरीज़ में मिनिमम होती है, पैरेलल में मैक्सिमम होती है। तो अगर हमें मिनिमम चाहिए यानी स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम सीरीज़ में कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट वन है, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन हैज़ डैश एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह पे, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन चेंज होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकेंगे, जो कि ये अजम्पशन होती है, बेसिक अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है रिपल फैक्टर, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 0.428, यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी जो हाफ वेव का होता है वो इससे ज़्यादा होता है, तो वो होता है 1.21, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन इसका तो सी है। उसके बाद है व्हेन नो हीट इंटर्स आर लीव द सिस्टम, अगर हीट ना ही इंटर हो रही ना ही लीव तो उसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हीट की बात हो रही है, एनर्जी की बात नहीं हो रही। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम, जिसमें हीट ना ही इंटर हो रही हो और ना ही हीट रिलीज़ होती है। उसके बाद है 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, एक रेडियन में कितनी एंगल्स होती हैं, वैसे 57 होती है, 53, तो यहाँ पे जो है ना ये नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, उसके बाद है माइकलसन मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैडमियम रेड लाइट, ठीक है। रेड कैडमियम लाइट की जो है वेवलेंथ वो इस्तेमाल की गई थी, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है 92, अ रेडियोएक्टिव सोर्स इज़ हाफ लाइफ ऑफ 80 सेकेंड, 80 सेकेंड की हाफ लाइफ है, तो 7/8% ऑफ द उसका जो होगा सोर्स का वो कितने टाइम के बाद डीके हो जाएगा। तो 7/7/8 जो है ना, वैसे अब यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि आप 70% इसका कर दोगे या 70 सेकंड कर दोगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इसमें 80 सेकंड हाफ लाइफ है, तो 80 सेकंड के बाद ये होगा 4/8, ठीक है, यानी हाफ हो जाएगा। अभी 7/8 करना है, तो उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये 1/8 होगा, तो इसका मतलब है कि फिर जाके ये 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो ये है अपना 7/8 जो है डीके करेगा। तो फर्स्ट हाफ लाइफ 80 सेकंड, सेकंड होगी तो 160, थर्ड होगी तो 240 सेकंड, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है इफ़ F1 एंड F2 आर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ट्यूनिंग फॉक्स सच दैट F1 जो है वो छोटी है F2 से, देन नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, और अब 1 सेकंड में जो फिर बीट्स प्रोड्यूस होगी वो क्या कि F2 माइनस F1 के इक्वल हो जाएंगी, तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम ज़ीरो इज़ नोन एज, मैक्सिमम जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है जो हम ज़ीरो से मेजर करते हैं, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद है कि अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज़ मूविंग थ्रू अ मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज़ ट्रू। अब इसमें स्टेटमेंट्स पढ़नी और सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट मीडियम का होगा वो पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ इट। लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल होता है, इतना तो सही है, एंड पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर। अब नीचे वाला पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीडियम का पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफ़र। उसके बाद है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफ़र और पैरेलल, और उसके बाद है परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर। तो इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि पैरेलल होते हैं दोनों, ठीक है, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन होता है प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, और दोनों क्या होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं।
उसके बाद है अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज़ मूविंग, अच्छा ये सेम है, अगेन आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, कंसिडर अ पीक रेक्टिफायर फेड बाय अ 60 हर्ट्ज साइनसॉइड हैविंग अ पीक वैल्यू 100 वोल्टेज। उसके बाद है कि लेट द लोड रेजिस्टेंस 10 किलो ohms, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल ड्यूरिंग विच द डायोड इज़ कंडक्टिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिंग करंट के जो फार्मूला हैं वो इस्तेमाल करने हैं, जिसमें रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला है और भी बहुत कई फार्मूला है, वो आपको इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी आपका हो जाएगा। उसके बाद है फॉर एन अननोन एलिमेंट द वेव, कोई भी अननोन एलिमेंट है एक्स दिया हुआ है, उसकी वेवलेंथ जो है हमने रिकॉर्ड की है, तो उसकी हाफ़ लाइफ कितनी होगी। तो ये हाफ़ लाइफ का जो फार्मूला है उसको आपको यूज़ करना है, और उसके बाद आप इसका फार्मूला, ये जो है हाफ़ लाइफ का फार्मूला आपको न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। तो उसमें से आपको सिर्फ वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो रखनी है, बाकी जो है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ विद द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम होगा इंटर परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर ये सेम मोमेंटम के साथ किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में या कौन सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें जब परपेंडिकुलर ये आएंगे तो दोनों का क्या होगा, दोनों का जो पाथ होगा ना वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पाथ ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर कर्व्ड, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा कर्व्ड होगा, वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, तो इसमें कर्व बहुत ज़्यादा आएगा। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इज़, ब्रेक्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद कंसिडर अ कार इज़ ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर 60 मिनट्स यानी 3600 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज हैज़ द ग्रेटेस्ट एवरेज वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी ग्रेटेस्ट कब होगी, जब कार 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, या कार 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाए और फिर 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब ये सेम ही हो गया, 20 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि 60 ईस्ट जाके फिर से माइनस करेंगे तो ये सेम हो रहा है। कार ट्रेवल्स 70 किलोमीटर ड्यूरिंग ड्यू ईस्ट, या तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट देन इट टर्न्स 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जिसमें 70 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है। उसके बाद है कि द एंगुलर एक्सेलरेशन हैज़ यूनिट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ सेकंड पावर -2, ठीक है, इस तरह से हो जाता है इसका। सो इसमें एक्सेलरेशन एंगुलर है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका होगा, तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। विच रेज आर लेज़र्स, लेज़र्स किस तरह की रेज होती हैं, लेज़र्स जो होती हैं ना वो कोहेरेंट फोटॉन्स होते हैं। सो इसमें डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद है स्टेशनरी वेव इज सेट अप ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 4 लूप्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट। इसमें भी बिल्कुल इजी फार्मूला है, वो आपको जो वेवलेंथ का जो फार्मूला आता है जिसमें लूप्स बनते हैं और ट्यूनिंग फोर्क का ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सेम फार्मूला इसमें आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है स्टेशनरी वेव इज़ फॉर्म्ड इन अ पाइप विच इज़ ओपन एट वन एंड। अब ओपन पाइप और क्लोज पाइप के जो है ना फार्मूला में थोड़ा फ़र्क होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ पाइप इज़ एल देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द वेव। अगर पाइप की जो लेंथ है वो एल होगी तो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो सकती है ओपन पाइप में। अब यहाँ पे ओपन पाइप है तो ओपन पाइप में जो होती है वो होती है 2L और क्लोज्ड पाइप में होती है 4L, ये आपने याद कर देना है। ओपन पाइप में अब यहाँ पे कोई वैल्यू भी वो दे सकते हैं, अगर उन्होंने 2 मीटर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे 2L करके 4 मीटर कर दोगे, और अगर क्लोज पाइप होगा तो 8 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे 2L का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन इस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, द रीज़न दैट वाइट लाइट इज़ नॉट हार्मफुल रेडिएशन। वाइट लाइट हार्मफुल रेडिएशन नहीं है, इसकी रीज़न ये है कि वो किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल से, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ओरिजिनेट होती है, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद है अ सैम्पल ऑफ F18 इज़ यूज्ड इंटरनली एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल टू लुक द इफेक्ट ऑफ द पॉजिट्रॉन डीके। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ द F18 टू डीके। सो अब इसका ये जो आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इसका टोटल इसका सॉल्यूशन मेथड आ गया इसमें। अब 730 मिनट्स जो है इसका आंसर है, तो 730 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो ये हो जाएगा 12.2 आवर्स।
तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर, कौन सी चीज़ ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती? पावर जो होती है वो चेंज नहीं होती, बाकी वोल्टेज, करंट, ये कैपेसिटेंस, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पावर जो होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो एक आइडियल मशीन की तरह काम करता है, इसमें 100% एफिशिएंसी होती है तकरीबन, तो हम कह सकते हैं कि पावर इसमें सेम होता है क्योंकि एनर्जी इसमें चेंज नहीं होती। उसके बाद व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम दैट हैज़ एब्जॉर्ब 800 जॉल ऑफ हीट एंड वर्क डन 500। अब 800 क्या कि उसने एब्जॉर्ब की, 500 वर्क किया, तो बाकी 300 जो है सिस्टम में अंदर मौजूद होगी, तो टोटल जो चेंज आएगा वो 300 जॉल आएगा, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद जो है 110 फाइंड द रेजिस्टेंस वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज़ 45 वोल्ट्स एंड करंट इज़ 30 एम्पीयर। ये सेम फार्मूला होगा ओम्स लॉ वाला, जिसमें है V इजिकल टू आई आर, तो इसमें V की वैल्यू दी हुई है 45 और 30 एम्पीयर उस तरफ होगा, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बिल्कुल ईजी होगा, मतलब 45 को आपने डिवाइड करना है 30 से, ठीक है, तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल होती है वोल्टेज ओवर करंट की, तो वोल्टेज को करंट से करो डिवाइड, जब वोल्टेज को करंट से हम करेंगे डिवाइड तो हमें जवाब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3/2, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 3/2 किसके इक्वल होगा 1.5 के इक्वल होगा। सो बी ऑप्शन यानी 1.5 ओम इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद है अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन्स, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल की क्या होगी? अगर हाफ वेव रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज में काम कर तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाफ वेव में याद रखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम ही होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फुल वेव होता है उसमें डबल हो जाती है, तो हाफ वेव में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी 50 हर्ट्ज जो है इसका सेम ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद जो फाइनल है ये फिजिक्स का लास्ट है, और इसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट अबाउट द फोटॉन्स। फोटॉन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सबसे पहली स्टेटमेंट है कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन की दी हुई है कि वो h ओवर वेवलेंथ के इक्वल होता है। दूसरा है कि रेस्ट मोड्स ऑफ फोटॉन 0 होता है, सो बी ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है इसका, लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछी जा रही है। तीसरा जो है वो ये है कि फोटॉन एक्सर्ट नो प्रेशर, फोटॉन कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मेस नहीं है, ठीक है। और डी ऑप्शन है एनर्जी ऑफ फोटॉन इज़ h न्यू, एनर्जी h न्यू के इक्वल ही होती है। तो अब ये जो मोमेंटम का है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला ये गलत है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा, वैसे मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, तो मास जो होगा वो इसका 0 है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, मतलब ओवरऑल मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ए जो है ना ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी जो स्टेटमेंट के मुताबिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए में आ जाती है, तो ए द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, जिसमें आपका वो बायोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है लास्ट जो वीडियो बनेगी वो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन पे बनेगी। सो अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना ही।